जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस आपके जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन थे वो और साथ में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ये वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं और इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे ये अर्चना राजपूत कह रही सर बहुत अच्छा क्लास था, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद आपको प्रतिक्रिया देने के लिए। और देखो आप सभी मेहनत करिएगा दोस्त, क्योंकि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, इसलिए कंटिन्यू रेगुलर करते रहना है अपनी मेहनत को और सफलता एक दिन आप सभी के जरूर कदम चूमेगी, ये 100% सत्य है। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास में, देखते हैं आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ। देखो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये आपके पेपर से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये करंट की बात है, आपसे पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, जो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 का आयोजित हुआ है वो हुआ है आपके केरल में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है, और इनके पिता का नाम क्या था, ये मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का सही जवाब करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1469 मतलब कि यहाँ पे आपका 15 अप्रैल सही होगा। 15 अप्रैल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो गुरु नानक जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, सभी को पता है। और ये इनके पिता का नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। देखो तो याद रखना, कालू मेहता। क्या था, कालू मेहता। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा, अब देखो आपको मैं बता दूं कि लोक नृत्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। आप सभी को एक बार नोट जरूर किया करें, लिखा जरूर करें, क्योंकि अगर लिखोगे तो दोस्त याद रहेगा। देखो गरबा पूछा गया है ना, तो गरबा ट्रिक से याद रखना कि यहाँ पे गा है ना और ये गुजरात का है, तो मतलब कि गरबा गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखो तमिलनाडु से क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं भरतनाट्यम पूछा जाता है। तमिलनाडु से जो सिलेक्टेड है वो भरतनाट्यम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। केरल से आप देखो कथकली, कथकली जो है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और देखो एक इसी से लगता हुआ है कथक। देखो कथक और कथकली दोनों याद रखना। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और कथकली जो है वो केरल की हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो दोस्त, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। आज मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है दोस्त। क्या, दांव पर लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, थोड़ा देखो कष्ट होगा मेहनत करने के लिए। देखो सफलता का मतलब है संघर्ष, और जो संघर्ष करता है उसे सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो यहाँ पे देखो अब प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इडुक्की की परियोजना किस नदी पर है। इडुक्की की परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो इडुक्की परियोजना आपको बताना है। तो ये कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखना कि ये जो पेरियार है ना, ये नदी केरल में है, ठीक है, ये केरल में। तो ये आप याद रखना, जो इडुक्की परियोजना है पेरियार, केरल, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे सतलज से जो पूछा जाता है वो भी आप देखो नोट कर लीजिएगा। आपसे एक पूछा जाता है कोल डैम। क्या पूछा जाता है, कोल डैम, ठीक है, कोल डैम। तो पेन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लिया करो। कोल डैम जो है ये सतलज नदी पर है, और ये देखो आपकी हिमाचल में स्थित है, हिमाचल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एचपी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको पता लग ही गया होगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि जवाहर सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है नेफेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नेफेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। देखो ये आपका करंट का है, मतलब ये आपसे
पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका बिल्कुल सही जवाब करिएगा। और नहीं पता है तो नोट करिएगा जेठा अहीर, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के, देखो यहाँ पे में नहीं के होना चाहिए था, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अब इस प्रश्न का आप सही जवाब करिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी एक बार क्लास में बता चुका था। शायद आपने अगर नोट किया होगा तो आपको याद होगा, और नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा। एक तो आपका फोवोस होता है, क्या फोवोस होता है, और एक आपका कौन सा होता है, डेमोस होता है, डेमोस। ठीक है, फोवोस और डीमोस। तो यहाँ पे फोवोस और डीमोस याद रखना 2 होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। आप देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो याद रखना किसके होते हैं, शनि के। कितने होते हैं भाई, नोट करो, 145 होते हैं। कितने होते हैं, 145 होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा याद रखना, बृहस्पति के पूछे जा सकते हैं। कितने होते हैं, इनके अभी कुछ बढ़ भी गए हैं ना, जो नई खोज हुई है। तो याद रखना टोटल हो गया 95। तो 95 ये आप बृहस्पति के याद रख। देखो ये बृहस्पति वाला आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ नए की खोज हुई थी। जैसा कि मैंने गूगल पे जब इसे सर्च किया तो मैंने पाया कि वहाँ पे कुछ नए भी खोज किए गए, जो बढ़ा के टोटल 95 हो गए बृहस्पति के। ठीक है, उपग्रह। अब यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बताइए कि सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। एसआई वाले भैया लोगों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर का है। ठीक है, एसआई। तो आप यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए दबाव, मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका दबाव सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो दिया गया है कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। ये देखो 2022, 23 और 24 का करंट अफेयर तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब आप यहाँ पे बताओ कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए यहाँ पे आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड। देखो ये कौन से, ये 22वें गेम थे ना, 22वें। तो यहाँ पे देखो 22वें याद रखना, 22वें जो गेम हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, वो आपके इंग्लैंड में हुए थे। और ये कब से कब तक चले थे, ये भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये याद रखना कि ये चले थे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब से, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले थे। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। इसका आप बिल्कुल फटाफट सटीक जवाब करिएगा। तब तक मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि जब कोई बात दिल पर लगे ना, जब कोई बात दिल पर लगे ना, तो कामयाब होना ज़रूरी बन जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो आप याद रखना, अगर कोई ऐसी बात है जो आपके दिल पे लगी हो, तो आपको उस अपने लिए ना सही, उसके लिए तो ज़रूर कामयाब बनना है, कि उसे आप दिखा पाएँ कि देखो तुमने कहा था कि एक दिन तुम्हारा लड़का सब बेच देगा। बाप ने 1 बीघा बेचा, लड़का बचा हुआ 5 बीघा बेच देगा। लेकिन लड़के ने, बाप ने 1 बीघा बेचा था, लड़के ने 100 बीघा खरीद दिया है। तो इसे इस एटीट्यूड के साथ उसके सामने पेश होना है, इसीलिए मेहनत करनी है यार। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपके प्रश्न का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका खैबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ से आए थे, ये भी पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आप क्या बताओगे। तो याद रखना यार, सैंदव प्रदेश। ठीक है, कहाँ से आए थे, सैंदव प्रदेश से आए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद पानी, देखो इंपॉर्टेंट है भाई। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, और ये शायद कांस्टेबल का प्रश्न है। अब यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि जिधर भी नज़र करोगे आपको सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आएगा। बताओ कौन सा इनमें से लग रहा है, कि सिक्किम, लक्षद्वीप या सियाचिन। तो भाई मुझे तो सियाचिन लग रहा है भाई। अगर मुझे नहीं पता है, मैं तुक्का भी मारूंगा तब भी सियाचिन लगाऊंगा और मेरा सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बर्फ़ आपको किधर दिखती है, सियाचिन में। तो सफ़ेद पानी के नाम से कौन जाना जाएगा, सियाचिन। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखो हमारा अगला यहाँ पे दिया है कि आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष क्या है। आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष क्या है। तो आत्मीय सभा का जो स्थापना वर्ष है वो है 1815। क्या है, 1815 है। देखो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं
और पहले तो इस प्रश्न को पूरा करते हैं कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो की किसने थी। तो याद रखना राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे और राजा राम मोहन राय आपका हो जाएगा सही जवाब। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक और स्थापना की थी, किसकी की थी बताओ। देखो मैं इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि आपको याद आएगा क्या नाम सुन के, राजा राम मोहन राय। तो आपको याद आ गया कि वो भैया था ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो वो भी याद रखना 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। तो इतना आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट कर लिया करो। याद तो नहीं रहता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। बस चीज़ें याद रहती हैं तो याद लिखने से। कैसे? लिखने से। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं जो हैं वो किसके समीप स्थित हैं। तो यहाँ पे इनमें से आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। रहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आप सही जवाब दीजिएगा। तब तक मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूँगा, बस इतना कहूँगा। देखो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपने देखा होगा, स्टार्ट भी हो गई सब कुछ। मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा कि आप भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन एक बार कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है उसका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और आप भी अपने भाई, छोटा भाई समझते हो ना मुझे यार, तो एक बार यार प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा या शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लेना, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रश्न पे चलते हैं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आपने कर दिया होगा मुझे ये यकीन है। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास में। तो रहला नामक पुस्तक यहाँ पे पूछी गई है कि किसने लिखी थी। तो आप यहाँ पे इबन बतूता तुरंत लगाएंगे। इबन बतूता आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र। ये मैं रोज़ आपको बताता हूँ और राजनीति पर आधारित थी। ये शायद इसलिए कहता हूँ कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता पाएंगे कि वो अर्थशास्त्र थी। देखो तीनों नाम एक ही लोगों के हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो मैगस्थनीज ने किसकी रचना की थी, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो मैगस्थनीज से आप क्या याद रखेंगे? इंडिका। किसकी की थी? इंडिका। और ये मैगस्थनीज जो था ये कौन था? तो ये देखो ये सिकंदर का भेजा हुआ राजदूत था। तो ये भी आप ऐसे याद रखना कि सिकंदर ने इसे भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और ये वहाँ पे आके फिर इसने ये पुस्तक की रचना की थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? देखो रंगून पूछ लिया। आपको पहले तो ये बताओ, देखो रंगून से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो तो मैं आपको तब बताऊंगा जब इस प्रश्न का आप सही जवाब कर देंगे। तो आपने जवाब कर दिया होगा कि भैया वो इरावदी हो जाएगी। इरावदी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो करने का समय है। तो आप यहाँ पे बताइएगा हमें कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो रंगून से ही मुझे याद आया कि ये रंगून कहाँ है पड़ता है। तो बर्मा में। देखो ये कई बार पूछा गया है। रंगून कहाँ है? बर्मा में, जिसे अब म्यांमार के नाम से जानते हो आप। दूसरा आप यहाँ पे ये एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो दिल्ली से नेतृत्व किया था, किसने किया था? दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, जिससे अंग्रेजों ने पकड़कर स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पर? रंगून में। तो ये आप याद रखेंगे। देखो पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो आप बता देंगे रंगून में। रंगून कहाँ पड़ता है? बर्मा में। तो इतना आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो न्यूयॉर्क है वो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या? न्यूयॉर्क। बताओ, चलो न्यूयॉर्क बताओ। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो हडसन नदी। क्या हो जाएगी? हडसन, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क है हडसन के किनारे। और बगदाद अगर पूछता हूँ मैं, बगदाद, तो बताओ बगदाद किसके, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? टिग्रिस। क्या बताएंगे? टिग्रिस। तो टिग्रिस ये याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टेम्स नदी है ना, थेम्स नदी, थेम्स और टेम्स, इनके किनारे स्थित मतलब मुझे एक एक बताओगे आप कि थेम्स के किनारे स्थित जो शहर है वो कौन सा है और टेम्स के स्थित जो शहर है वो कौन सा है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही की बात है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ये हुआ था सिक्किम में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? वो हो जाएगा छठा स्थान। क्या हो जाएगा? छठा स्थान यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और देखो पहले नंबर पर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ पहले नंबर पर कौन सा है? भाई छठे पे विश्व में भारत है बॉक्साइट में, पहले पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भारत में अगर पूछोगे कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बॉक्साइट उत्पादन होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे भैया वो हो जाएगा उड़ीसा। ये भारत की बात है, ठीक है, ये भारत की बात है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो याद रखना प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर मतलब ऑप्शन ए अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है वो क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? सुपरनोवा क्या है? पता है आपको? नहीं पता है तो नोट करो, एक विस्फोटक तारा है। ये क्या है? एक विस्फोटक तारा है। देखो इसको नोट कर लेना, ये किसी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपके ही पेपर में पूछ लिया जाए। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अब यहाँ पे देखो ये प्रश्न आपके लिए 100% सिलेक्टेड प्रश्न है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी 134 नंबर पर भारत की रैंक है। क्या? 134वें नंबर पर भारत है। पहले नंबर पर कौन है बताओ? मानव विकास सूचकांक 2024 में पहले नंबर पर कौन है? तो आप याद रखना वो है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए वारेन हेस्टिंग आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसे कब नियुक्त किया गया था? तो इसका कार्यकाल क्या रहा होगा? तो बताओ आप। तो इसका कार्यकाल जो है दोस्त वो रहा 1774 से कितना 85 तक, 1785 तक ना। तो 1785 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है? देखो प्रथम बैंक है भाई ये, इसीलिए ये पूछा जाएगा और हाल ही की बात है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे HDFC। HDFC आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो HDFC से मुझे याद आया कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला है वो भी यही है, ठीक है, तो वो भी याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो ये तो सभी को पता है, गुरमुखी, और हिंदी आपकी देवनागरी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो जिस पे समय देना है उस पे रुकेंगे, अदरवाइज नहीं। देखो यहाँ पे दिया गया है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप हमें बताएंगे यहाँ पे कि जबलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा हो जाएगा ना। वाराणसी आपका यहाँ पे हो जाएगा गंगा के किनारे। हरिद्वार आपका हो जाएगा गंगा के किनारे। संगम जो आपका है, संगम पर आपका इलाहाबाद या प्रयागराज बोल सकते हो, जिसका नया नाम प्रयागराज है ना, तो प्रयागराज हो जाएगा। और मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद हो जाएगा। तो ये आप देखो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? पता है क्या? फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, अब इसे हल्के में मत लेना। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो देखो वहाँ पे तो यहाँ पे तो बहुत इजी लिखा हुआ है P, तुरंत बता दोगे कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे अभी टंगस्टन का पूछ दूंगा तो आप क्या बताओगे? बताओ। मैंने आपको उस दिन बताया था, मुझे अभी भी याद है कि वो W होता है। टंगस्टन का जो प्रतीक है वो W होता है और इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सही जवाब। H2 किसका होता है? H2 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? देखो अब 25 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट फिर लूँगा मैं आपसे। मुझे पता है कि कोई भी मुझे कमेंट नहीं करता है और अभी जब से मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था तब से करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपके स्क्रीनशॉट लगाने स्टार्ट कर दिए। आपको अवगत कराता हूँ कि मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ, हर किसी को समझता हूँ कि हाँ किसके साथ क्या समस्या है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्त, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी कहा था, मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया है कि बहुत समस्याएं हैं भैया। दोस्त मैं मानता हूँ, मैंने भी पार्ले जी खा के गुजारा करा है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, सफलता
जो है ना वो संघर्ष के ही मार्ग से गुजरती है भाई। अगर सफलता तक का सफ़र तय करना है तो सिंगल रोड है, वन वे संघर्ष। इसके अलावा शॉर्टकट नहीं है, वो भी आपको वहीं पहुंचाता है जहां से आप स्टार्ट होते हैं। तो शॉर्टकट नहीं मानने का, सीधा संघर्ष और लॉन्ग, ठीक है, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे भारत का मार्टिन लूथर बताना है कि किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है दोस्त वो आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने देखो, इन्होंने इनसे रिलेटिव और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज, तो आप बता देंगे दयानंद सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती। तो ये आप याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और तभी मैं कहता हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो दोस्त ठान लिया है तो जीत आपकी 100% होगी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की। ये आपका देखो करंट का क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की, तो इनमें से वो कौन सा देश होगा। देखो भाई, रूस भी है, भारत भी है, अर्जेंटीना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, अर्जेंटीना हो जाएगा। और देखो ब्रिक्स का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे आपको प्रश्न पे जवाब लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। देखो स्पेलिंग क्या होगी, वी होगी, आर होगी, आई होगी और सी होगी और क्या होगा, एस होगी, ठीक है। देखो वी से क्या हो जाएगा आपका ब्राज़ील, क्या हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। देखो नोट कर लो, आर से आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। आई से आपका इंडिया हो जाएगा, सी से आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स का आपको समझ आ गया, वी से आपका ये ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। सीडी देखा नहीं, घर में सीडी थी वो चलाने वाली, उसमें एक गोल गोल प्लेट डालते, सीडी, उसे बोलते सीडी, तो वो होता है कंपैक्ट डिस्क। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये किसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है टीबी का। किसका होता है दोस्त, टीबी का होता है। तो याद रखना, टीबी आपका क्षय रोग, जिसके लिए आपको वीसीजी का टीका लगाया जाता है, वीसीजी का टीका लगाया जाता है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। और फुल फॉर्म याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी फुल फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट सर्किट लिखा है ना, ये किसका फुल फॉर्म होता है, पता है आपको, नहीं पता है तो नोट कर लो, ये होता है आईसी का। कहते हैं ना आईसी फूक गई हमारे मोबाइल की, आईसी फूक गई, तो आईसी नहीं फूक गई, ये होता है इसका मतलब इंटीग्रेट सर्किट। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं आपको इतना ज़्यादा बोलता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा हंसा भी दिया करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि रेडियो एक्टिवेटर की खोज किसने की, रेडियो एक्टिवेटर की खोज किसने की। तो यहाँ पे क्या रेडियो एक्टिवेता होगी, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की, ये आपसे पूछा गया था। तो एक्टिविटा की जो खोज है वो किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी। ऑप्शन ए लग हो जाएगा आपका सही जवाब। और कब करी थी दोस्त, 1896 में की थी। कब की थी, 1896 में क्या और हुआ था, कुछ याद आया इस डेट, इस सन को देख के। तो मुझे याद आ गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी हुई थी 1896 में, हुआ था ना, तो ऐसे याद रखना। और रेडियो एक्टिविटा की जो खोज है हेनरी बैकरल ने की थी। और फंक ने देखो विटामिन की खोज की थी, ये भी मेरे दोस्तों को पता होना चाहिए। और गैलीलियो ने पता है आपको कंपास की भी खोज की थी और दूरबीन की भी खोज की थी, तो ये देखो पता होने चाहिए, ठीक है। दूरबीन हमें पता था, कंपास आज पता लगा, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है, तो वो रेन गेज होगा भाई, क्योंकि देखो रेन कहते हैं ना, रेनी डे है, मतलब कि आज तो भाई बारिश हो गया, छुट्टी है, तो आप रेन से याद रख सकते हैं कि रेन गेज आपका क्या हो जाएगा, वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण। और देखो हाइग्रोमीटर क्या होता है, इससे आप क्या नापते हैं बताओ, इससे वायु की आर्द्रता को नापते हैं, वायु की नमी को नापते हैं, वायु की नमी या फिर आर्द्रता, आप बोल सकते हैं कि आर्द्रता को नापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो इससे दूध की शुद्धता को नापते हैं, मैंने बहुत दिन याद नापा है, ठीक है, तो याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया वर्ष 2024 में यूनेस्को के
सॉरी 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये प्रश्न पहले तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2024 का है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि जिसकी जो अध्यक्षता है वो हमारा प्यारा अपना भारत करेगा, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और हमारे पेपर में पूछा भी जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न आपको चाहिए ना, मैं कंटिन्यू कराता रहूँगा। बस आप देखो 31 हो गए। अब मैं एक बार दूसरी बार आपसे कह रहा हूँ कि बस लाइक कर दो अभी तक जिसने ना किया हो, और देखो थंब वाला बटन दबा देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, और क्लास को यार जितना ज़्यादा शेयर कर दोगे, जितना ज़्यादा मेरा मतलब कि मुझे एक नया फ़ोन लाने के लिए मेरे पास पैसे हो जाएंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी मैं लाइव क्लास आपके साथ में करने लग जाऊँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतियात मात्रा में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतियात मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ से याद रखना, ये जब सुंदरी वृक्ष की बात हुई है तो हमें यार सुंदरी से ही याद रखना है सुंदरवन का डेल्टा। अब सुंदरवन का डेल्टा नहीं लिखेगा, वो लिख देगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। तो सुंदरवन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या इसे पश्चिम बंगाल भी बोल सकते हो ना भाई। ये डेल्टा कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, तो ऐसे भी याद रखना भाई सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है? तो भाई उनसे 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। ऑप्शन ए लगाओ और तुरंत निकल लो, इन पे ज़्यादा समय नहीं देना है। देखो यहाँ पे दिया गया कुकी किस राज्य से संबंधित है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जातियाँ पता होना चाहिए भैया, ये सिस्टम पता होना चाहिए, नहीं तो ये पूछे जाते हैं। आप याद रखना ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर, ऑप्शन सी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद किनके बीच में है? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु और क्या? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ऑप्शन ए। मैं तभी तो मैं देख रहा था कि कुछ गुजरात भी बोलेंगे, लेकिन मैं उनका तुरंत चालान कर दूंगा कि भाई गलत हो गया तेरा, चल। लेकिन आपने बिल्कुल सभी ने ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट का क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने नोट किया होगा क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का, सॉरी चलो सी का बता दो, ई का यहाँ पे दिया है, गलती हो गई, गलत पड़ गया, लेकिन सी का भी बता दो और ई का भी बता दो। चलो तो यहाँ पे ई का तो आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब ऑप्शन ए। और यहाँ पे मैंने जब सी कहा था तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सी का। रेटिनॉल किसका होता है? ए का होता है। तो यहाँ पे किसका आप बताएंगे? डी का बताओ। चलो डी, पी नहीं भैया, पी नहीं होता है, डी होता है, ठीक है, ये डी है। डी का बताओ। तो डी का याद रखना कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। तो ऐसे आप याद रखेंगे, आप कैल्सीफेरॉल डी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड सी हो जाएगा, रेटिनॉल ए हो जाएगा, ई आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। और इसे देखो ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और साथ में इसे वो भी कहते हैं क्या, और जो बांझपन हो जाता है ना, इसी की कमी की वजह से हो जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे इसका सब सही जवाब? तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो मुंबई लगा देना तुक्का भी लगाएंगे तो मुंबई लगा देना आपका सही। देखो कानपुर में कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है। दिल्ली में एक आप बता दो। चलो आज आपके लिए छोड़ा, ये आपका HW है, ठीक है, दिल्ली का आप बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को भाई ब्रह्मांड विज्ञान बोलेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने, और ये देखो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था ब्रह्मांड के अध्ययन वाला। देखो यहाँ पे दिया गया है घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी आपके नेशनल पार्क पश्चिम बिहार जो भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो घाना पश्चिम बिहार जो आपका है ये कहाँ पर है? तो ये देखो घाना की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा आपका सही जवाब। और अगर आपसे रणथंभौर की बात करेंगे तो भी आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर आपसे सुल्तानपुर की बात करेंगे पश्चिम बिहार की तो आपका हरियाणा हो जाएगा। अगर आपसे गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क। अगर आपसे काजीरंगा की बात करेंगे तो क्या होगा आपका जवाब? चलिए बताइए। काजीरंगा की अगर बात करेंगे, काजीरंगा की, तो क्या होगा सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब इनमें से हो जाएगा आपका कर्नाटक। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक जो आपका लक्षद्वीप है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे शिक्षित राज्य है, सबसे पढ़ा लिखा जो है दूसरा सबसे शिक्षित राज्य है। पहले नंबर पर आपका केरल आता है, केरल। देखो आपका फिर कौन सा, मणिपुर आता है, और फिर आपका क्या आता है, त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा चौथे नंबर पे। तो देखो त्रिपुरा से एक याद रखना कि जो त्रिपुरा है ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, ठीक है, त्रिपुरा है ये ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आप तुरंत लगाएंगे त्रिपुरा, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक अकेला ऐसा देश है, वो सॉरी देश कह रहा हूँ, अपना ही तो है भारत में अपना आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये देखो अपना अकेला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जिसे 1953 में बनाया गया था, 1953 में। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है, अब इसका आप सही जवाब करिएगा। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनवाड़िया जी हैं। तो अरविंद पनवाड़िया जी, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। और ये 16वें बने हैं, कौन से 16वें बने हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में, अब आप बताइएगा, अब आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। मुझे पता है कि बहुत कम लोग इसका जवाब करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आपने अगर कर लिया है तो अब मैच करिएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। ऑप्शन सी क्या आपका सही जवाब है? तो आपका अगर सही जवाब है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पे आप बताइएगा, दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन सा? पहला तो आपका राजस्थान हो गया, चलो मैंने मान लिया, सही है आपका जवाब। दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा भैया, ठीक है, मान लिया। तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा भैया, चलिए ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे यहाँ पे चौथा चलो बताओ, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भाई ये लोग जब आए थे देश तभी से लूटना स्टार्ट हुआ, पहले भी लूट रहा था, हालांकि इन लोगों ने ढंग से लूटा। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि भारत में समुद्र मार्ग की जो खोज है वो 1498 में हुआ था। कब? 1498 में। और ये वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कौन था? पुर्तगाली था। और इन्होंने देखो गोवा पर आज़ाद होने के बाद भी अपना नियंत्रण रखा, जिसे भारत सरकार ने 1961 में आज़ाद करवा पाया। कब? 1961 में गोवा को। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और ये देखो कालीकट उतरा था, कालीकट उतरा था 1498 में आया था। इसने, पता है आपको, इसने यहाँ पे आने के बाद एक कंपनी खोली थी, जो एक कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहली कंपनी जो ओपन हुई थी इनकी वो हुई थी 1503 में, और दूसरी जो ओपन हुई थी वो हुई थी 1505 में। तो ये भी देखो आप याद रखना, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया तो थी ईस्ट इंडिया। देखो यहाँ पे दिया गया है कि संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है, सबसे ज़्यादा किस देश में पटरियाँ बिछी हुई हैं? आप बताइएगा। क्या आप यहाँ पे भारत लगा रहे हैं? तो दोस्त मैं आपको बताऊँ, आपका चालान कट चुका है, क्योंकि भारत नहीं है, अमेरिका है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत कंटिन्यू रखो, संघर्ष जरूरी है, सफलता तभी मिलेगी। यहाँ पे दिया गया भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो कपास आपने देखी होगी ना, रुई, इसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भैया काली मिट्टी होती है। किस किस्म की होती है यहाँ पे ये बताना है, तो आप बताना छोटे रेशू की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
तो आप याद रखना अनुच्छेद 32 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो यहाँ पे आपका अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित पूछा जाएगा तो आप 17 बताएंगे, ठीक है। छुआछूत जो है वो 17 के अंतर्गत आप बताएंगे, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 25 जो है वो आप याद रखना, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का प्रचार, जो आपका 25 के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विक्टोरिया झील किस नदी में स्थित है? विक्टोरिया झील, तो यहाँ पे विक्टोरिया झील पूछा गया है ना, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताना अफ्रीका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। घोड़े को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? भैया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे बताओ, देखो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन सी में दिएगा। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश। और बाबर जो था इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखना। देखो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? मैंने आपको कितनी बार बताया कि सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सोया पैदा होता मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो आपके लिए बस एक लाइन है, सुन लो फिर आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कि तुम कितने ताकतवर हो ये अखाड़े में नहीं पता चलता है, तुम कितने ताकतवर हो ये अखाड़े में नहीं पता चलता है, ये पता चलता है कि किताबें बताएंगी कि तुमने उन्हें कितनी ताकत से पढ़ा है। तुम कितने ताकतवर हो ये अखाड़े में पता नहीं चलता है, ये किताबें बताएंगी कि तुमने उन्हें कितनी ताकत से पढ़ा है, ठीक है। और इस बार दोस्त सभी को सफल होना है, 100% वर्दी लेनी है, इसके लिए रात दिन एक कर दो। और कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ये आपका छोटा भाई आपका ज़रूर सपोर्ट करेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं आर्मी लवर हूं, देखो निस्वार्थ हर किसी की सेवा करता हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मुझे किसी से कोई स्वार्थ होगा तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्त। और आप भी अपने भाई को यार सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक वाला बटन दबा देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।